डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये 4 एलिमेंट दिए हैं, इनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिखता हूँ इस तरह से: बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर इसका 5 है, 6, 7 और 8। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज। तो ऑक्सीजन का स्मॉलेस्ट साइज होगा, तो इसलिए आयनेशन एनर्जी भी इसी की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p3 होगा। 2p3 कैसे लिखेंगे? 2px1 2py1 और 2pz1। तो आप देख रहे हैं ये एक्जैक्टली हाफ फील्ड जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए आयनेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन की ही हाईएस्ट होगी। तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। NCl5 इज नॉट फाउंड बिकॉज। NCl5 क्यों नहीं बनता है? जैसे PCl5 तो बनता है। PCl में जो PCl5 है उसमें आपने पढ़ा होगा कि sp3d हाइब्रिडेशन होती है, तो फास्फोरस का 3d ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन की आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसमें तो 2pz तक ही जा रहा है और इसमें कोई 2d ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2d होता ही नहीं है। तो d ऑर्बिटल ना होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट नहीं हो पाएगा और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे और sp3d हाइब्रिडेशन नहीं होगी। तो ये जो NCl5 नहीं बना पाएगा क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पर आप इस चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, तो इसका आंसर होगा सी, नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल। तो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर। तो ये कुछ एलिमेंट दिए हैं: आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस। तो आप देख रहे हैं ये सब 15 ग्रुप के एलिमेंट है, और इनको ऊपर से लिखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट तो नाइट्रोजन होता है, जो यहाँ पर नहीं दिया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये रहा बिस्मथ। तो नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है? 2s2 2p3 लास्ट शेल की। तो ये 3s2 3p3 हो जाएगा, और ये 4s2 4p3 और ये 5s2 5p3 लिख लेंगे, और इस तरह से 6s2 6p3 इस तरह से। तो ये सब जो हैं ये लास्ट शेल में जो 5 और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वजह से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है वह साइज इंक्रीज होता है, S और P का गैप बढ़ जाता है। इसको आपने को याद होगा कि इसको बोलते थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो S इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते लास्ट एलिमेंट में, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाएगी +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बिस्मथ की मोस्ट स्टेबल होती है, तो इसका आंसर ये सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन आगे है द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड का फार्मूला आपको याद होगा H3PO3। तो इसकी बेसिसिटी मीन्स कि ये कितने H दे सकता है। यहाँ पर 3H दिखाई दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो 3H दे, उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इसका S टाइप से। तो यहाँ पर ये 2 OH होते हैं, तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये 2 ही H पॉजिटिव जो है रिलीज कर सकता है। तो ये डाईप्रोटिक एसिड है, या इसको डाई बेसिक बोलते हैं। तो इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 होगी, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन आगे देखते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो ये हाइड्राइड्स हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट्स के, तो इनकी स्टेबिलिटी आपको बतानी है। तो आपको पता है कि इसमें एलिमेंट इस तरह से होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और एक लास्ट में बिस्मथ होता है, वो यहाँ पर नहीं शो किया हुआ है। तो इनके हाइड्राइड इस तरह से बनते हैं: NH3 PH3 ASH3 और SbH3। तो ये जो अमोनिया है, ये नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है ये इस तरह से होगा। और यहाँ हम एंटीमनी की बात करें तो आपको पता है कि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, और H का साइज जो है वो बहुत छोटा है। तो इस तरह से इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे कम रहती है, और अमोनिया की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ऑर्डर जो है इनमें से आप सर्च कीजिए कि कौन सा आंसर ठीक रहता है। अमोनिया की स्टेबिलिटी आपको इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और एंटीमनी की सबसे कम। एंटीमनी का जो हाइड्राइड है उसकी सबसे कम स्टेबिलिटी है, तो यही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 6th क्वेश्चन आगे देखते हैं BCl3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज पिरामिडल। तो ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। तो पहले आप ये चारों ऑप्शन यहाँ से रीड कर लीजिए, और ये स्ट्रक्चर के बारे में है कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है और इसका पिरामिडल है। तो BCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, 120 का एंगल होगा ऑलमोस्ट ये, और ये sp2 इसमें हाइब्रिडेशन होती है। और NCl3 की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जैसे NH3 में होता है, और ये जो तीनों Cl हैं इस टाइप से नीचे होंगे। तो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिडल होता है, और यहाँ बोरोन में तो लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्रायंगुलर होगा। तो ये ऑप्शन सारे रीड करके आपको पता चल जाएगा कि डी जो है आंसर, ये करेक्ट आंसर है। BCl3 हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट NCl3 हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स आपको पता है, जैसे कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म मेनली होती हैं, एक डायमंड और ग्रेफाइट, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से क्वेश्चन है, और नाइट्रोजन की आपने कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं पढ़ी है और इन सबकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, तो इसका आंसर जो है आपको लर्न करना है वो है नाइट्रोजन। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द ट्राईहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज लीस्ट बेसिक। तो सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, तो ये ट्राईहैलाइड दिए हैं। यहाँ पर आपको पता है कि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे सके वही तो क्या होता है, बेसिक। तो यहाँ पर डिफरेंट हैलोजन लगे हैं। सपोज फ्लोरीन जो है NF3 की बात करते हैं, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो फ्लोरीन की वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। और इनकी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी ज़्यादा। तो यहाँ पर लीस्ट बेसिक पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा NF3। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको जरूर कर लेने चाहिए। तो यहाँ नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी देखते हैं। नाइट्रोजन जैसे आपको पता है कि वो 5 वैलेंसी तो शो नहीं करता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो NH3 में आपको इसकी 3 वैलेंसी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपको पता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर जैसे H पॉजिटिव को दे दे तो NH4 पॉजिटिव बनाना पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। 10th नंबर पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको ये सारी स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है, और ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, आप चाहे ऊपर से कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी जो है मैक्सिमम 4 हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, N2O5 इस टाइप से, यहाँ पर एक ये डबल बॉन्ड से होता है, एक जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर कर देते हैं और एक ऐसे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिला के 4 बॉन्ड हो जाते हैं, तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी तो 4 हो सकती है नाइट्रोजन की। तो ये तो करेक्ट है। और NO2 पैरामैग्नेटिक, NO2 में अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन गिने तो वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो उसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रह जाएगा, तो इसलिए वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगला ये बी पॉइंट है, PH3 कैन एक्ट एज ए लीगेंड। तो इस PH3 के पास भी क्या होता है कि लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड में वो लीगेंड बना सकता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसके लिए यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहाँ पर आप इसके बारे में जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे लीगेंड एक्ट कर सकते हैं, तो PH3 भी एज ए लीगेंड एक्ट करता है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, सिंगल एनन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड। ये ट्रू लगता तो है, क्योंकि सिंगल जो एनन बॉन्ड है, क्योंकि ये स्मॉल साइज का है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ फॉल्स अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में आपको रीड करना है। ये है बोथ कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो मेटल के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही सकते हैं, तो इसमें ये तो फॉल्स नहीं है। मैं नीचे से देख लेता हूँ, डी पार्ट, बोथ कैन फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। तो हाइड्राइड तो ये बना ही सकते हैं, ये कोवलेंट ही होते हैं, जैसे H2O H2S। और सी पार्ट है, बोथ कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -2 एज वेल एज +2। तो ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होती है, -2 ही होती है। और ऑक्सीजन की अगर आप OF2 में देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। और ऐसे ही सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 कुछ भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और यहाँ देखते हैं, बोथ एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। तो ऑक्सीजन तो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सल्फर जो है आपको पता है उसकी ऑक्टा एटॉमिक स्टेट होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 12th क्वेश्चन देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर आपको लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, और ये आपको 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स दिए हैं। तो अगर हम इस तरह का इस ग्राफ बनाते हैं तो ये H2S इस टाइप से, और जैसे जैसे आगे साइज़ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस केस में सबसे ज़्यादा होंगी। H2T के केस में तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए।
और H2O का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि H2O में तो क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है जुड़ जाते हैं और इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ में, तो H2S का ही जो है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि क्या है, तो ये है बी। 13 क्वेश्चन है आगे, ओलियम इज, ओलियम क्या होता है। ओलियम का फार्मूला आपको याद होगा H2S2O7। जब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस रीड करते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पर इसका जिक्र होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो आप देखिए कि H2S2O7 किस केस में बनता है। तो आप ध्यान से इनको 4 ऑप्शंस को देख लीजिए, तो आप इसका आंसर खुद ही समझ जाएंगे और आप समझ गए होंगे कि ये ए ऑप्शन है, क्योंकि इसमें H2S2O7 बन जाता है। तो ये है 13 क्वेश्चन का आंसर। 14th क्वेश्चन देखते हैं, द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपको बतानी है, ये जो ऑक्सो एसिड हैं हैलोजन के, क्लोरीन के हैं पर्टिकुलरली। तो ये जो HClO है ये जो है परक्लोरस एसिड और ये क्लोरस एसिड, और HClO3 क्लोरिक एसिड और HClO4 क्या होता है, परक्लोरिक एसिड। तो जो सबसे जल्दी H दे दे वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो HClO4 में क्या होगा कि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद क्या बचेगा, ClO4 नेगेटिव। तो ये जो आयन है ClO4 नेगेटिव आयन, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 4 ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। तो H पॉजिटिव देने के बाद जो आयन स्टेबल हो जाए ड्यू टू ग्रेटर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर 4 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा HClO4 नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि H पॉजिटिव ये सबसे जल्दी रिलीज करेगा, तो यही सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और इसमें सबसे कम जो ऑक्सीजन एटम है, तो इसमें ClO नेगेटिव जो है उतना स्टेबल नहीं होता, तो ये जल्दी H पॉजिटिव नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो है ये जो ऑर्डर है फर्स्ट ए पार्ट में, यही एक करेक्ट ऑर्डर है, तो इसका आंसर हो गया ए। 15th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है सेल्फ लिंकेज होती है, जो आपने कार्बन में सुनी होगी सबसे ज़्यादा। जिस तरह से कार्बन एटम जुड़ते चले जाते हैं आपस में, उसी को कैटिनेशन बोलते हैं, जो कि स्मॉल साइज ऑफ एटम में मैक्सिमम कैटिनेशन होती है। तो ये जो एलिमेंट आपको दिए हैं ये 16 ग्रुप के हैं, और इसमें स्मॉल साइज का एलिमेंट तो ऑक्सीजन है। तो इनमें क्या होता है, वो बॉन्ड का डिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें कैटिनेशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोन पेयर रिपल्शन हो जाती है डिस्टेंस कम होने की वजह से। तो ऑक्सीजन से थोड़ा सा बड़ा साइज जो है वो किसका है, सल्फर का है। तो सल्फर में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन कम रहेगी, और SS बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसलिए मैक्सिमम कैटिनेशन इन सब में सल्फर की ज़्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, इन ए साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो ये NCERT एग्जामिनर से है, इसके लिए ज़रूरी है कि साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर आता हो। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का एक इजी मेथड आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको एक हेक्सागन बनानी है, PO और P और फिर ऑक्सीजन यहाँ पर, और फिर P और फिर यहाँ पर O, एक P और एक O ऐसे आप लगा लेंगे अल्टरनेटली, और P के ऊपर एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगाना है और एक आपको OH लगाना है। इस तरह से ये जो P है इसके ऊपर भी आप एक ऑक्सीजन लगाएंगे, एक OH लगाएंगे, और ये जो P है इसके ऊपर भी आप इस तरह से एक O लगाएंगे और एक OH लगाएंगे। खाली O जो लगाना है वो डबल बॉन्ड से ही लगाना है। तो आपको सिंगल डबल बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। अब क्योंकि ये हेक्सागन बनी हुई है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये 6 बॉन्ड तो ये सिंगल हो गए, और ये 7, 8, 9 तो ये भी जो OH वाले बॉन्ड हैं ये भी सिंगल बॉन्ड हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि OH में इस तरह से O और H, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और भी हैं, तो यहाँ पे भी ये सिंगल बॉन्ड है, तो आपको ये सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। और डबल बॉन्ड तो यहाँ पर 3 हैं, तो डबल बॉन्ड 3 हो गए, और सिंगल बॉन्ड आपने कितने कैलकुलेट किए थे, ये हेक्सागन में 6 तो ये किए थे, और OH P OH बॉन्ड जो है ये 3 ये हैं, और O और H के बीच में 3 और हो गए, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। कई बुक्स में ये OH बॉन्ड को कैलकुलेट नहीं किया गया है, तो आंसर रॉन्ग है। यहाँ पर इसको भी आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 तो हो गए सिंगल बॉन्ड और 3 हो गए डबल। तो ये ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन है, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज ए। तो PCl5 कोवलेंट है या ऑक्टाहेड्रल है, किस टाइप का है वो आपको देखना है। तो ये सॉलिड स्टेट में आपको बताना है। तो सॉलिड स्टेट में ऐसे
दो PCl5 इस तरह से जुड़ते हैं और इसका एक का Cl नेगेटिव जो है वो दूसरे में चला जाता है। तो यहाँ से एक Cl नेगेटिव कम होगा तो क्या होगा, ये PCl4 पॉजिटिव आ जाएगा और अगला जो है उसमें एक Cl आपको ऐड कर देना है नेगेटिव समेत, तो वो क्या हो जाएगा PCl6 नेगेटिव। तो PCl4 जो है ये तो होता है टेट्राहेड्रल शेप में, और ये जो Cl6 है, ये जो PCl6 है ये इस तरह से ऑक्टाहेड्रल शेप में आता है इस टाइप से। तो यहाँ पर आप चारों ऑप्शंस जो हैं ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसमें PCl4 जो है ये टेट्राहेड्रल है और PCl6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। और आगे 18th क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये जो हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको सबको मैं लिख लेता हूँ। और आपको पता है कि आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो एक आयोडीन और दूसरे आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच में वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम रहती है, तो ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो स्मॉल साइज के हैं, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, तो ये सभी मॉलिक्यूल अलग अलग ही रहते हैं, तो ये होता है गैसीय स्टेट में। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है एक इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में लिक्विड स्टेट में पूछा गया है तो इसका आंसर तो है ये ब्रोमीन, और अगर सॉलिड स्टेट पूछा होता तो फिर उसका आंसर आयोडीन होता। 19 क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा क्यों है, ये आपको ध्यान से देखना है और सारे ऑप्शन को रीड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फ्लोरीन जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है उसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से F2 में क्या होता है, यहाँ पर 3 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि बॉन्ड का डिस्टेंस कम है तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा रहती है और ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए इसी की रिएक्टिविटी जो है इससे Cl2 से ज़्यादा होगी। तो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप देख पाएंगे कि ये ए जो है, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। और आगे 20th क्वेश्चन देखते हैं, द टी शेप्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड वो होता है जो एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन के साथ हो। तो ये ICl जो है ये तो इस तरह से एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये टी शेप तो नहीं होगा। और Cl5 और IF5 का स्ट्रक्चर तो एक ही जैसा होगा। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है आपको ड्रा कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये किस टाइप का है। तो इस तरह से 5 जो है F लगने हैं Cl के चारों तरफ, तो इस टाइप से आप लगा लीजिए। 4 तो इस तरह से लग जाएंगे प्लेनर, और एक फ्लोरीन जो है हम ऊपर लगाएंगे और नीचे तो है नहीं, फ्लोरीन तो 5 ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर लगा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 तो फ्लोरीन हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में होते हैं। तो इस टाइप की इसकी शेप जो है स्क्वायर पिरामिडल टाइप की ये होती है, तो ये टी शेप तो नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों शेप मैंने बता दी। अब ClF3 रह गया। Cl जो है वो उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता है। 3 जो है बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि वो 2 लोन पेयर इस केस में होंगे। तो 3 तो यहाँ पर बॉन्ड है फ्लोरीन और 2 है लोन पेयर, तो 3 + 2 में कर देता हूँ 5 के हिसाब से हाइब्रिडेशन बनी sp3d, एक s 3p और एक d, तो ये क्या हो गया 5 हो जाती है। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल जैसे PCl5 की शेप है उस टाइप की हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप से अगर आप ये शेप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Cl होगा और एक F इधर और एक ऊपर और एक नीचे, और 2 आपको लगाने हैं लोन पेयर, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है कि इसमें 2 लोन पेयर होंगे। तो इस तरह से इसकी शेप रहती है ये, और इसको टी शेप कहा जाता है। ये इस तरह से टी हो गया। यहाँ पर ये 3 फ्लोरीन देखिए, लोन पेयर को आप शेप में जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस तरह से इसको टी शेप कहा जाता है। और इसमें 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर जो है, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में और 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में क्लोरीन के यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है टी शेप होगा किसका, ClF3 का। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको बताना है कि क्लोरीन जो है वो किसकी प्रेजेंस में जो है एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। तो क्लोरीन की आपने वाटर से रिएक्शन जो है वो पढ़ी होगी, तो उसमें क्या बनता है, HCl + HOCl बनता है, और इसमें से फिर से HCl निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक HCl ये है तो 2 HCl, और ये एक नीसेंट ऑक्सीजन जो है ये बचती है। ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है तो यही जो है ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है, मींस कि कलर सब्सटेंस को कलरलेस कर देती है। तो ये जो रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से ये नीसेंट ऑक्सीजन जो है निकल पाई है, तो ये यहाँ पर वाटर की वजह से है। तो क्लोरीन जो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है वो बी आंसर इसका होगा कि वो वाटर की प्रेजेंस में ही कर सकता है, क्योंकि उसी की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन जो है अवेलेबल हो पाती है। तो यहाँ पे आपको नीसेंट ऑक्सीजन जो है वो दिखानी है इस टाइप से।
तो आगे है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन सा ज़्यादा है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन का स्मॉलेस्ट साइज है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा तो वो 2.87 है शायद। तो वो हाईएस्ट, इन सब में से हाईएस्ट जो है रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसकी रिडक्शन जल्दी हो जाती है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसकी रिडक्शन सबसे जल्दी होती है वही सबसे अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज के बारे में ये सब कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। आयनिश एनर्जी उनकी वेरी हाई, ठीक है, होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ऑलमोस्ट जीरो होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड नहीं हो पाता और उनको इजीली लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं होता। और आगे है, दे डोंट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड। तो वो केमिकल कंपाउंड बहुत रेयर बनाती हैं, लेकिन केमिकल कंपाउंड तो बनते हैं, जैसे HCF2, HCF4, HCO3, इस टाइप से कुछ केमिकल कंपाउंड तो वो बना लेती हैं। तो यही स्टेटमेंट आप कहेंगे कि नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यह विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज पोजेस्ड बाई XeOF4। तो XeOF4 का स्ट्रक्चर आपको समझना है। तो जीनोन आपको पता है कि नोबल गैस है। नोबल गैस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। और ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर एक एटम तो ये है और 4 जो है वो फ्लोरीन है। तो 5 एटम्स यहाँ पर लगे हैं। लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से लगता है, तो डबल बॉन्ड से लगने की बजाय, और फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से लगेगा, तो 4 प्लस एक डबल बॉन्ड, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो जाएंगे। 8 में से 6 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि 1 लोन पेयर जो है यहाँ पर बचता है। तो 1 लोन पेयर और 5 एटम जो है, टोटल हमारे पास 6 चीज़ें होगी। तो 6 के हिसाब से ये sp3d2, S1 और p3 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो sp3d2 की टाइप की जो है ऑक्टाहेड्रल टाइप की शेप आपको बनानी है। तो यहाँ पर आप शेप बनाइए इस टाइप से। और जीनोन है, आपको पता है कि एक ऑक्सीजन लगाना है, वो डबल बॉन्ड से लगाना है। और फ्लोरीन जो है, चारों जो है आपको साइड में लगाने हैं और वो सिंगल बॉन्ड से लगाने हैं। और एक आपने कैलकुलेट किया था लोन पेयर, तो लोन पेयर जो है हम यहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से जीनोन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। 4 फ्लोरीन जो है उसमें यूज़ हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 ये लोन पेयर वाले 6 हो गए, और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं। और इस टाइप की इसकी शेप रहेगी। और ये अगर नीचे भी ऑक्सीजन होता तो फिर तो ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाती, लेकिन हम एक लोन पेयर को शेप में नहीं ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप की शेप हो जाएगी। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन जीनोन एटम। तो जीनोन एटम के लोन पेयर आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगे हैं, आपको पता है कि सारे डबल बॉन्ड से लगे होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन उसमें यूज़ हो गए होंगे। तो 8 - 6 क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि 1 लोन पेयर। इस तरह से इसमें कैलकुलेट करते हैं HCF4 में, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए 8 में से, तो क्या हुआ 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 लोन पेयर। और यहाँ इसी तरह से आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो मतलब 1 लोन पेयर। और HCF2 की बात करते हैं तो 8 में से 2 गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 3 लोन पेयर। तो आपको पता है कि मैक्सिमम लोन पेयर आपको बताने हैं, तो ये इसका आंसर होगा डी। तो इस टाइप से MCQ की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पूरा चैप्टर आपका इससे रिकॉल हो जाएगा।